साथियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक पढ़ेंगे। जैसा कि अध्याय के नाम से ही विदित होता है, स्वर्णिम भारत, भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत में विश्व के सभी देशों से धन संपदा आती थी, अर्थात भारत के जो आयात थे वो निर्यात से कम थे। भारत से बहुत सारे मसाले, विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्री थी वो अन्य देशों को निर्यात होती थी, और भारत को उसके मुकाबले बहुत ही कम आयात करना पड़ता था, जिसके कारण से विश्व के सभी देशों से भारत को अतुल्य धन संपदा प्राप्त होती थी। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन भारत का जो स्थिति है मानचित्र में, इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक होने के कारण विदेशी आक्रांताओं की जो नज़रें हैं इस पर हमेशा रहती थी, और इस पर बहुत बार आक्रमण हुए, और विदेशी आक्रांताओं ने इसको लूटा तो सही, और इसकी संस्कृति को भी नष्ट करने की कोशिश की। विश्व की बहुत सारी सभ्यताएं, संस्कृति जो भारत के संस्कृति के समकक्ष रही है, लेकिन विश्व की सभ्यताएं सभी नष्ट हो गई। भारत की संस्कृति सभ्यता आज भी चिरस्थायी हिमालय से खड़ी है। कहते हैं ना, यूनानो मिस्र रोम मिट गए इस जहाँ से, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन दौरे रहा सदियों हमारा। यानी भारत पर कई सारे विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के बावजूद भारत की संस्कृति आज भी चिरस्थायी है। तो पाठ शुरू करने से पूर्व हम जानेंगे कि भारत का इतिहास, गौरवशाली परंपरा कैसी थी। भारत का इतिहास या संस्कृति अपने प्रारंभिक काल में बहुत ही गौरवशाली रही है। उत्खनन यानी जो खनन से प्राप्त सामग्री और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर हम भारतीय संस्कृति का जो विश्वव्यापी स्वरूप है वो देख सकते हैं। भारत की जो संस्कृति है वो इसके आसपास के जो पड़ोसी देश है इनमें भी फैली हुई है, और समुद्र से पार जो प्रदेश है उनको द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्र पार जो प्रदेश है उनको द्वीपांतर कहा जाता था। तो ब्रह्म देश है, श्याम देश, इंडोनेशिया, बोर्नियो, फिलीपींस, ये सब देश है, ये भारत के ही अंग थे। भारत जो वर्तमान में दिखाई देता है, पहले इसका स्वरूप ये नहीं था। आज हम जो भारत मान रहे हैं यह खंडित भारत है। कई सारे देशों का इससे विखंडन होने के कारण आज ये मानचित्र दिखाई देता है। लेकिन जो अखंडित भारत था इसका विस्तार बहुत सारे देशों तक था। बहुत पहले राजा महाराजा थे, उनके पास में शक्तिशाली जल सेना भी होती थी, और जो उसकी जल सेना थी उसमें यात्रा करके बहुत सारे भारतीय ब्रह्म देश, जो वर्तमान का म्यांमार देश है, वर्तमान का म्यांमार जिसको ब्रह्म देश के नाम से भी जाना जाता था, म्यांमार जो वर्तमान का है इसको ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था। श्याम देश थाईलैंड, वर्तमान का थाईलैंड जिसको श्याम के नाम से जाना जाता था। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान और कोरिया तक भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। बाली, सुमात्रा, जावा आदि जो द्वीप है इनमें भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव है वो दिखाई देता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटी हुई थी। वैदिक सभ्यता दो भागों में, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता, रामायण और महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल का भी बहुत ही स्वर्णिम रहा है।
उत्तर वैदिक काल हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना का समय है वो ऋग्वेदिक काल कहा जाता है और बाकी तीनों वेदों का काल है वो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी समय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इतिहास के समय की घटनाक्रम को जानने के लिए हमने समय को 2 भागों में बांटा है। हम यहाँ पे जान सकते हैं कि समय को किस प्रकार से 2 भागों में बांटा है कि जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है वो ईपू के नाम से जानते हैं, ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म की घटना जो बाद की घटना है वो ईस्वी के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से हम इतिहास को 2 भागों में बांट सकते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं। तो उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपद, यहाँ पे जनपद शब्द दिया गया है। जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का अर्थ होता है लोगों के रहने का स्थान। जन यानी लोग और पद यानी स्थान, यानी लोगों को धीरे धीरे अपने एक स्थान पर रहने लगे तो उसे जनपद कहा गया। बाद में इन जनपदों का स्थान धीरे धीरे ये जनपद एक होकर बड़े बड़े महाजनपदों के रूप में बन गए। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसमें सबसे पहले महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और महाजनपदों का जो काल था वो कौन सा रहा? तो महाजनपदों का काल था वो 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व रहा। तो अनेक उत्तर भारत में अनेक जनपद बने और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा की गई। यहाँ पे दिया हुआ है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद, यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ भी था भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, उसमें भी इन 16 जो जनपद थे, महाजनपद थे, इनका उल्लेख मिलता है। आगे हम इन महाजनपदों के बारे में जानेंगे। तो पहला महाजनपद था काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। वर्तमान में ये वाराणसी यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है यूपी, वाराणसी। इसके बारे में और भी उल्लेख मिलता है कि यहाँ के जो एक राजा हुए प्रसिद्ध अश्वसेन, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के पिताजी थे। तो काशी था, जिसको पहले शैक्षणिक नगरी के नाम से भी जाना जाता था, लोग वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने भी जाते थे। इसकी राजधानी थी वाराणसी। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा जनपद कुरु, इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और कुरु ये महाभारतकालीन जो क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इसकी दूसरी राजधानी के रूप में हस्तिनापुर जानी जाती थी। वर्तमान समय में ये जो मेरठ है, दिल्ली है और थानेश्वर का क्षेत्र है, ये वाला भाग जो वर्तमान में है वो कुरुक्षेत्र था। मेरठ, थानेश्वर और दिल्ली, ये वाला भाग कहलाता था कुरुक्षेत्र। अंग, तीसरा है अंग, और अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। तो ये चंपा है, ये वर्तमान में बिहार का जो भागलपुर क्षेत्र है, वर्तमान में बिहार का भागलपुर और मुंगेर ये वाला क्षेत्र है, इसको चंपा के नाम से पहले जाना जाता था। आगे हम पढ़ेंगे मगध। जितने भी महाजनपद हुए, 16 महाजनपद हुए, इसमें सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध जनपद था, और इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह या गिरिव्रज थी। मगध जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, इसकी दूसरी जो राजधानी थी वो इसके पश्चात पाटलिपुत्र हुई। पाटलिपुत्र जो वर्तमान बिहार की राजधानी है पटना,
पटना को पहले पौलिव्रता या पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ये मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। हर्यक वंश जिसमें अजातशत्रु, बिंबिसार ये सब शासक थे वो भी यहाँ हुए। इसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना भी यहाँ हुई। जितने भी बड़े बड़े वंश हुए इनका इस महाजनपद से संबंध रहा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे 5वां जो महाजनपद था वज्जी। वज्जी जिसकी राजधानी विदय और मिथिला थी। ये 8 गणराज्यों का संघ था। 6ठा महाजनपद है मल्ल। मल्ल ये जिसकी राजधानी थी कुशावती, कुशीनारा। तो इसके बारे में आपने सुना होगा, मल्ल, कुशीनारा या कुशावती। और इससे संबंध एक और स्थान था पावा। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कुशीवती या कुशीनारा का संबंध किस महापुरुष से था और पावा का संबंध किस महापुरुष से था। ये दोनों स्थान हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। और कुशीनारा में गौतम बुद्ध की देवरिया यूपी के अंदर मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था। और पावा के अंदर जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो हम दोनों महापुरुषों के बारे में इस महाजनपद से जान सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे छेदी वंश। छेदी शक्तिमती या चौथीवती, ये जो माँ अपने भगवान कृष्ण के द्वारा शिशुपाल वध घटना थी, तो जो शिशुपाल था वो इसी वंश से संबंधित था, छेदी महाजनपद से संबंधित था। और भगवान कृष्ण का भी उल्लेख मिलता है। तो परीक्षा में ये प्रश्न भी बन सकता है कि भगवान कृष्ण का किस महाजनपद से संबंध था। छेदी से था। आगे हम पढ़ेंगे वश। जो वश महाजनपद था इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ये वर्तमान में यूपी के अंदर जो इलाहाबाद क्षेत्र है वहाँ पर यह स्थान है, इलाहाबाद वाला क्षेत्र। ये कौशाम्बी के नाम से पहले जाना जाता था। यहाँ का एक राजा हुआ है उदयन, जिसका उल्लेख भास ने अपनी पुस्तक स्वप्नवासवत्ता में किया है। आगे हम पढ़ेंगे कौशल। और कौशल जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी अयोध्या। बुद्ध काल में यानी भगवान गौतम बुद्ध के काल में इसके 2 भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती। और बुद्ध काल में इसके 2 भाग थे। जितने भी ये अयोध्या थी, भगवान राम का संबंध हो, कृष्ण का संबंध हो, प्रसेनजीत राजा का संबंध हो, सभी इसी महाजनपद से थे। 10वां जनपद है पांचाल। और पांचाल महाजनपद की राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। और ये जो क्षेत्र है वो यूपी बंदायू बरेली का क्षेत्र कहा जाता है। और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी काम्पाल्य। तो इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। मत्स्य, यह जनपद राजस्थान से संबंधित जनपद था। मत्स्य विराटनगर जिसकी राजधानी। तो जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है ये पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था। हम जान सकते हैं इस जनपद का महाभारत से संबंध भी है। महाभारत काल में जब पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था तो इसी विराटनगर में बिताया था। यहाँ का राजा था विराट, जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में अपने यहाँ शरण दी थी। तो मत्स्य जनपद जो अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र है, जयपुर वाला क्षेत्र है, ये मत्स्य संघ के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान एकीकरण के में भी हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण का नाम भी मत्स्य संघ रखा गया था। आगे सूरसेन की जो राजधानी थी मथुरा, जिसको मैथुरा या सूरसेनाई भी कहा जाता था। और ये यहाँ का एक प्रसिद्ध राजा हुआ अवंतीपुत्र। अवंतीपुत्र यहाँ का राजा था। मथुरा, भगवान कृष्ण का संबंध भी मथुरा से है।
आगे हम पढ़ेंगे अशक। अशक यानी जिसकी राजधानी थी पोतन या पाटेली। और परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो अशक दक्षिणी भारत का जनपद ये था। हम जब जनपदों के बारे में मानचित्र के द्वारा पढ़ते हैं तो दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद है वो अशक दिखाई देता है, जिसकी राजधानी पोतन या पाटेली थी। आगे 14वां महाजनपद है अवंती। अवंती जिसको उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती साम्राज्य उस समय बहुत शक्तिशाली था। यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था प्रदोत, जिसको उसकी क्रूरता के कारण चंड प्रदोत के नाम से भी जाना जाता था। 15वां जो महाजनपद है गांधार। गांधार क्षेत्र है, ये महाभारतकालीन क्षेत्र है और जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसी में ये महाजनपद आता है। पाकिस्तान का पेशावर और जो रावलपिंडी क्षेत्र है वो इस महाजनपद से संबंधित है। तक्षशिला इसकी राजधानी थी और ये विश्व का प्रथम जो विश्वविद्यालय था तक्षशिला, यही कम्बोज। और कम्बोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। ये सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आता है। इसका जो कुछ भाग था वो दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर और अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार से 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र यानी जो शासन व्यवस्था वंशानुगत होती थी वो राजतंत्र कहलाता, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। गणतंत्र ये भी एक प्रकार का निरंकुश राजतंत्र ही था, लेकिन इसमें जो प्रतिनिधि थे वो चुने जाते थे, इसलिए इसको गणतंत्र के रूप में जाना गया। उस समय कौशल, वश, अवंती और मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र का भी अस्तित्व था, जिसमें से कुछ प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य। ये क्षेत्र था कपिलवस्तु के शाक्य, ये उत्तर प्रदेश के पीपरावास क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, वो भी शाक्य कुल से ही संबंधित थे। आगे वाला आता है सुषुमारगिरी के भाग। ये क्षेत्र यूपी के मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र से संबंधित था। अलकप के बुली, ये क्षेत्र शाहबाद व मुजफ्फरपुर के मध्य स्थित था। केशपुत के कालम, गोमती नदी के किनारे स्थित था ये क्षेत्र। और गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम दीक्षा लेने के बाद में जो भेंट की थी वो आलार कलाम से की थी, और आलार कलाम इसी गणतंत्र से संबंधित थे। रामग्राम के कोलिय, ये क्षेत्र रोहिणी नदी के क्षेत्र वाला भाग कहलाता था। और कोली और शाक्य इन 2 जातियों के बीच में संघर्ष था, वो रोहिणी नदी के पानी को लेकर ही था। कुशीनारा के मल, तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। कुशीनारा ये गौतम बुद्ध के निर्वाण से संबंधित जो स्थल है वो कुशीनारा क्षेत्र है। पावा के मल, ये जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनसे संबंधित स्थल है। महावीर स्वामी को पावा में ही निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये क्षेत्र है, यहाँ से अजातशत्रु भी रिलेटेड थे। अजातशत्रु ने 3 लोगों के निर्वाण के समय शासन किया, जिसमें गौतम पुत्र बुद्ध, महावीर स्वामी और एक और आजीविक संप्रदाय के संत थे मक्खली पुत्र गोशाल। पीपली वन के मौर्य, तो ये नेपाल के जो तराई क्षेत्र है ये इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। वैशाली के लिच्छवी, ये वज्जित संघ का एक घटक राज्य था और यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ चेटक। और मिथिला के विदय,
मिथिला से संबंधित राजा जनक थे और ये भी वज्र संघ का एक घटक राज्य था। तो इस प्रकार से ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस समय कौन कौन से गणतंत्र थे, महाजनपदों में कौन कौन से गणतंत्र थे, तो इसके नाम भी आपको याद करने हैं, क्योंकि कई बार इसके संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो आपको ये याद करना है और अपनी नोटबुक के अंदर इसको लिख भी देना। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के कुछ प्रमुख जनपदों के बारे में। तो जनपद क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान भी प्रसिद्ध रहा है। राजस्थान में भी कई सारे जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की कुछ जातियाँ जैसे मालव है, शिवी है, अर्जुनायन है, ये जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, ये जातियाँ राजस्थान में आ गई और यहीं पर निवास करने लगी। इसी प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। कुछ जनपद है जो राजस्थान से संबंधित है। पहला जनपद है जांगल। वर्तमान में ये बीकानेर और जोधपुर जिले के भाग है। ये जांगल देश कहलाते थे। कई पे इनका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। माद्री का संबंध यहाँ होने से इसको माद्रे जांगला भी कहते हैं। इस क्षेत्र में जाल के वृक्ष बहुतायत में है, इसलिए इसको भी जाल क्षेत्र भी कहा जाता है। इस जनपद की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्रपुर थी। अहिच्छत्रपुर यानी वर्तमान का नागौर। वर्तमान में जो नागौर है उसको पहले अहिच्छत्र के रूप में जाना जाता था। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण जांगलधर बादशाह कहलाते थे। ये भी बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जांगलधर बादशाह किस क्षेत्र के लोगों को कहा जाता था। तो बीकानेर क्षेत्र के जो शासक होते थे उनको जांगलधर बादशाह कहा जाता था। बीकानेर राज्य के राजचिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। राजस्थान का दूसरा जनपद था मत्स्य। इसके बारे में आगे भी हम पढ़ चुके हैं। मत्स्य वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर का कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत ही आता था। इसकी राजधानी विराटनगर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। और मत्स्य राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो इसका पहला चरण था वो भी मत्स्य संघ ही था। इसी के आधार पर उसका नाम रखा गया था। इसे वर्तमान में बैराट के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में भी कहा गया है कि यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम सहज था, ने छेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर भी शासन किया था। और मत्स्य प्रारंभ में छेदी राज्य का और कालांतर में विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। तो इस प्रकार से मत्स्य जो संघ था वो प्रसिद्ध संघ था और राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद था। सूरसेन आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई भी कहते थे और मैथुरा भी कहते थे। और महाभारत के अनुसार यहाँ पर यदु वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के अधिकांश भाग भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी सूरसेन है वो दो राज्यों में पड़ता है। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत ही आता था। और परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न बनता है कि भगवान कृष्ण का संबंध किस महाजनपद से था या किस जनपद से था। तो सूरसेन से था। भगवान कृष्ण का संबंध किस जनपद से था? सूरसेन से। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। और अंतिम चित्र आता है वो है शिवी। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी और राजा सुशिन ने उसे अन्य जातियों के साथ एक युद्ध हुआ था जिसको दासराग्य युद्ध कहा जाता है। इतिहास का एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था दासराग्य युद्ध, जो राजा सुदास जो तुस्सु कबीले के सरदार थे, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। ये
अलग अलग कबीले थे जो मित्र कबीले कहे जाते थे, जिनका नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे और राजा सुधार का साथ दे रहे थे वशिष्ठ। तो इन के बीच में ये पुरुषनी यानी वर्तमान की जो रावी नदी है पाकिस्तान, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। पुरुषनी नदी रावी नदी के तट पे हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे और उनका जो कबीला था उसका नाम था भरत। इसी भरत कबीले के आधार पे भारत का नाम पड़ा, ऐसा कहा जाता है। वर्तमान में जो ये शिवपुर है, ये चित्र पाकिस्तान के सोरकट नामक स्थान से इसकी पहचान की जाती है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ में अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास गुहा लेख भी प्राप्त हुए, जिनसे सीवी जनपद का प्रचार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संतागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे और संतागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसे अनुयुव विरोध कहा जाता था। तो परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि अनुयुव विरोध क्या है। तो आप लिख सकते हो कि संतागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने जो विचार व्यक्त करते थे, इसे अनुयुव विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उसमें मतदान करवाते थे और उसमें बहुरंगी सलाहें काम में ली जाती थी। संतागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण भी इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संतागार के अलावा प्रांतीय संतागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी हुई और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हो गया। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इसके पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो आज हमने पढ़ा महाजनपदों के बारे में, गणतंत्र के बारे में, राजतंत्रों के बारे में और कुछ प्रसिद्ध गणतंत्रों के बारे में और राजस्थान के जनपदों के बारे में। इस टॉपिक के अंतर्गत आपका जो गृह कार्य है वो रहेगा, ये 16 महाजनपद है, इनको एक बार लिखना है और 16 महाजनपदों के लिख के उनकी राजधानियाँ लिखनी है। 16 महाजनपदों को लिख के इनकी राजधानियाँ लिखनी है। धन्यवाद।